हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी हाइलाइट्स। आज मैं एक साउथ कोरियाई फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है डी-रेंज्ड। डॉक्टर जाए ह्यक सियोल से बायोकेमिस्ट्री के फॉर्मर प्रोफेसर हैं और 2 बच्चों के पिता हैं। अपने जासूस छोटे भाई जाए पिल की सलाह पर शेयर बाजार में किए गए खराब निवेश के कारण उसने अपनी पूरी लाइफ सेविंग और जॉब को भी खो दिया। जाए पिल को अपने बड़े भाई के पैसे शेयर बाजार में बर्बाद करने का पछतावा होता है और उससे कई बार माफी भी मांग चुका है, लेकिन जाए ह्यक अपने छोटे भाई को माफ नहीं कर पाता। जाए ह्यक वर्तमान में चोआ फार्मास्यूटिकल्स के लिए सेल्स प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, जिसमें उनके बॉस जेम्स किम के परिवार को यात्राओं पर ले जाना और भी ऐसे बहुत सारे काम शामिल हैं। जाए ह्यक को हर समय अधिक काम और तनाव में देखकर उसकी पत्नी ने उसे और परिवार को मदद करने के लिए जॉब करने की पेशकश की, लेकिन उसका अभिमान उसे अपनी पत्नी से काम करने की अनुमति नहीं देता है। छोटे भाई जाए पिल को पछतावा है। उसने चोआ फार्मास्यूटिकल्स की असामान्य स्टॉक गतिविधि पर ध्यान दिया और जाए ह्यक को इसके बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन अब अपने भाई से कोई और राय नहीं लेना चाहता। चोआ फार्मास्यूटिकल्स को ब्रोंज स्टार नाम आधारित एक विदेशी फर्म ने खरीदा है, जिसने कॉस्ट में कटौती करने के लिए अपने R&D विभाग को बंद कर दिया है। जाए पिल ने अपने भाई को पैसे वापस करने के लिए अपनी बायोकेमिस्ट दोस्त और अपने भाई की दोस्त यून जू की मदद मांगी, लेकिन वो इनकार कर देती है। एक रात जाए ह्यक अपनी पत्नी और बच्चों को आधी रात में खाते हुए पाता है, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और सो जाता है। अगली सुबह एक युगल को हान नदी में तैरती एक महिला का शव मिला और उन्होंने पुलिस को सतर्क किया। इससे दंपत्ति सदमे में हैं, क्योंकि मृत शरीर दुर्बलता की स्थिति में है, यानी त्वचा और हड्डियों तक कम हो गया है। यह जांचकर्ताओं को भ्रमित करता है, क्योंकि किसी को उनकी त्वचा और हड्डियों को कम करने में समय लगता है और महिला कल रात अपने परिवार के साथ थी और सुबह लापता होने से पहले अपने पति के साथ सोने चली गई थी। पुलिस को सियोल भर में विभिन्न वाटर बॉडीज में इसी तरह की स्थिति में कई और शव मिलते हैं, जिससे मीडिया और जनता को एक गहरा सदमा लगता है। जाए पिल को ऐसे ही मामलों की जांच के लिए नॉर्थ कोरिया के साथ सीमा शेयर करने वाले गंगवोन प्रांत में जाने का ऑर्डर दिया गया है। इस बीच जाए ह्यक गोल्फ कोर्स में अपने बॉस किम के साथ अपनी निर्धारित गोल्फ ट्रिप पर जाता है। गोल्फ कोर्स में किम जल्दी में बहुत सारी पानी की बोतलें पीने लगता है। जाए ह्यक और उसके सहकर्मी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते और फिर किम तालाब की ओर भागकर उसमें कूद जाता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही हो। जाए ह्यक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता और अन्य बॉडीज की तरह किम के शरीर की त्वचा और हड्डियां सिकुड़ जाती है। अपने मालिक की दुखद मौत के बाद जाए ह्यक देर से घर लौटता है और अपने परिवार को इसी तरह से पानी पीते हुए देखता है। अगले दिन तक पूरे देश में ऐसी ढेर सारी और लाशें हो जाती है, जो अंत में कोरियाई सरकार का ध्यान खींचती है। अथॉरिटीज को अचानक मौत के कारण को समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि पीड़ितों में कोई शारीरिक लक्षण नहीं दिखते। एक घर में अथॉरिटीज विक्टिम को अपने बाथटब में मरा हुआ पाती है और अनजान वॉर्म जैसे जीव उसके मृत शरीर के बगल में तैर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी जीवों की जांच करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि वे हॉज हेयर वॉर्म यानी परजीवी जीव हैं, जो आमतौर पर छोटे कीड़ों में पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये वॉर्म एक नए रूप में रूपांतरित हो गए हैं, जिसे वो मानव शरीर को संक्रमित कर रहे हैं। सभी पीड़ितों में दिखावट में अचानक बदलाव लगातार देखा गया था, क्योंकि मरीज के वाटर बॉडीज में कूदने के बाद परजीवी शरीर से निकल जाते हैं। पीड़ितों में अचानक बदलाव वॉर्म यानी परजीवी के कारण हुआ था। ये कीड़े मानव मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते थे और इसलिए संक्रमित व्यक्ति में बिना वजन बढ़े भूख लगने के लक्षण दिखाई देते हैं। जब कीड़े मैच्योर हो जाते हैं और प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं, संक्रमित लोगों को अत्यधिक प्यास लगती है और इसलिए वे नदी में कूद जाते हैं, जिससे कीड़े उनके शरीर से बाहर प्रजनन के लिए निकल आते हैं। जैसा कि वैज्ञानिक इलाज की तलाश में हैं। संक्रमितों को पानी में कूदने से रोकने के लिए सरकार पूरे कोरिया में एक पुलिस बल तैनात करती है।
सरकार उन लोगों से भी आग्रह करती है जो पानी में या उसके आसपास रहे हैं और जो भूख और प्यास के लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाने का आग्रह किया जाता है। अनगिनत लोग अस्पतालों में दौड़ पड़ते हैं। काम पर इन घटनाओं के बारे में जानने के बाद जय हक घबरा जाता है और दौड़कर घर जाता है क्योंकि उसने अपने फैमिली में इस बीमारी के लक्षण देखे थे। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की एक टीम जीव का अध्ययन करती है और यह पता लगाती है कि इसे मेजबान शरीर से भौतिक रूप से निकालना असंभव है क्योंकि शरीर से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए यह छोटी आंत यानी इंस्टेटाइन की आंतरिक दीवारों में खुद को इसका हिस्सा होने का भ्रम पैदा करता है। जीव का फिजिकल निष्कर्षण संभव नहीं था। वैज्ञानिकों ने जीव पर कृमिनाशक दवाओं के इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करने के लिए पेशेंट का एक ग्रुप बनाया। यान जू नैतिक चिंताओं के लिए आवाज उठाती है, लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी नैतिक मूल्यों की परवाह नहीं कर रहे थे क्योंकि वे इलाज खोजने के लिए अत्यधिक दबाव में हैं। कीटनाशक दवाओं के बारे में सुनते ही लोग इसे पाने के लिए दुकानों में भीड़ लगा देते हैं और बाद में यह पता चलता है कि किसी भी प्रकार के कीटनाशक का उपयोग करने से वास्तव में अधिक कष्टदायी दर्द और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। एक गंगवोन गांव में जय पिल ने गांव के प्रमुख को एक स्थानीय अस्पताल में महामारी के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए रोते हुए पाया और जय पिल उसे खुद को समझाने के लिए कहता है। प्रमुख ने खुलासा किया कि वसंत मौसम में उसने किसी अनजान को अपने बीमार कुत्तों को नदी में छोड़ते हुए देखा। उसने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसे लगा कि अनजान अपने बीमार कुत्तों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा होगा। गांव उस समय टूरिस्ट सीजन से कुछ दिन दूर था और प्रमुख साल की आय को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने अधिकारियों को सूचित नहीं किया और कुत्तों की लाशों को इकट्ठा किया और उन्हें खुद जाकर पहाड़ में दफन कर दिया। छुट्टियों का मौसम आ गया और पर्यटक गांव में उमड़ पड़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ महीने बीत गए और लाशों को पानी से खोजा जाने लगा। जय पिल को अपने भाई के परिवार के बारे में भी पता चलता है, लेकिन वो अपने काम के कारण उनसे मिलने अस्पताल में नहीं जा पाता। एक मरीज ने खुलासा किया कि वो एक विशिष्ट प्रकार की दवा से ठीक हो गया था जिसे विंडिजल कहा जाता था। क्लिनिकल टेस्ट्स में भी मेडिसिन से वो वर्म यानी परजीवी कीड़े पिघल जाने की पुष्टि हो गई। यह बात आग की तरह फैलती है और लोग पागल हो जाते हैं ताकि दवा कैसे भी करके मिल जाए। फिर पता चलता है कि केवल चोआ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ही दवा बनाती है जहां जय ह्यूक काम करता है। हालांकि कंपनी ने पिछले अक्टूबर में खराब सेल्स के कारण दवा का उत्पादन बंद कर दिया। दुकानों में भी घंटों के भीतर स्टॉक समाप्त हो गया। सरकारी अधिकारी दवा कंपनी से संपर्क करते हैं और मांग करते हैं कि सप्लाई को बढ़ाया जाए। हालांकि जब से कंपनी को विदेशी कंपनी द्वारा अक्वायर किया गया, दवा बनाने में शामिल मशीनों का खराब तरीके से मैनेज किया गया और कंपनी एक भी मेडिसिन बनाने में सफल नहीं हो पाई। कंपनी के मालिक को सार्वजनिक सुनवाई के लिए लाया जाता है और सरकार कंपनी से दवाओं की संरचना का खुलासा करने का अनुरोध करती है, लेकिन सीईओ का कहना है कि कंपनी के प्रमुख विदेशी स्टॉक होल्डर्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री कंपनी को दवाओं की संरचना का खुलासा करने के लिए एक उदार राशि की पेशकश करते हैं। वो प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कंपनी को कुछ घंटे देते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि यदि वे प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं तो वे ईमानदारी से कंपनी का ऑडिट करेंगे। जैसे ही कंपनी सरकार की पेशकश पर विचार करती है, लोग दवा लेने के लिए बेताब हो गए। जय ह्यूक आखिरी बची दवा को लेने के लिए चोआ फार्मा में अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करता है। हालांकि जब कंपनी के बाहर लोगों की भीड़ उसे दवा के साथ देखती है तो आखिरी बची हुई दवाइयां भी उससे छीन ली जाती हैं और उसका सहकर्मी उसे दिलासा देता है। सहकर्मी ने खुलासा किया कि चोआ फार्मा ने अपना उत्पादन बंद करने से पहले दवा के 1 लाख पैकेट्स बाजार में जारी किए हैं, जिसमें प्रत्येक पैकेट के साथ 4 डोज उपलब्ध है। उनके सहकर्मी ने अनुमान लगाया कि शायद दवा कभी बाजार में जारी नहीं किए गए थे। इस बीच जय पिल फिर से चोआ फार्मा की स्टॉक गतिविधि को देखना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि बिना पते वाले बहुत कम लोगों ने कुछ महीने पहले कंपनी के सभी शेयरों को गुमनाम रूप से खरीदा था, जब कंपनी कोई प्रॉफिट भी नहीं कमा रही थी। सुनवाई के लिए चुने गए सीईओ ने पीएम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने सरकार से पूरी कंपनी को 5 बिलियन में खरीदने के लिए कहा।
यह दवाओं की बनावट को एक सरकारी संपत्ति बना देगा और इसके मालिक के रूप में सरकार इसे जनता के सामने रख सकती है। कीमत बहुत ज्यादा है और अधिकांश गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस विचार के खिलाफ हैं, लेकिन लोगों को इलाज देने के लिए पीएम पर भारी दबाव है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर उनका इलाज नहीं किया गया तो संक्रमित लोग पानी में कूदने के बिना भी कुछ ही दिन के भीतर मर जाएंगे। आगे की जांच करने पर जाय पिल कंपनी के स्टॉक को खरीदने वाले व्यक्तियों में से एक को ढूंढता है। वो व्यक्ति चोआ फार्मा का एक पूर्व रिसर्चर होने का पता चलता है। जाय पिल आदमी को सच बताने के लिए मजबूर कर देता है और वो बताता है कि कुछ साल पहले चोआ फार्मास्यूटिकल्स में एक नाराज पूर्व रिसर्चर्स द्वारा पूरे देश में हेल्थ क्राइसिस की योजना के साथ इसकी साजिश रची गई थी। फार्मा कंपनी के वैज्ञानिकों ने परजीवी के बारे में सीखा और सोचा कि अल्जाइमर जैसे अन्य मस्तिष्क रोगों का इलाज खोजने में मदद मिल सकती है। टीम एक म्यूटेंट वर्जन बनाने में सफल रही और ऐसा लग रहा था कि वे सफलता की राह पर थे। तभी कंपनी अचानक बिक गई और नए मालिकों ने शोधकर्ताओं को कंपनी से निकाल दिया। कुछ शोधकर्ताओं जो पूरी घटना से नाराज थे, एक साथ आए और एक सामूहिक स्टॉक हेरफेर योजना में भाग लेने के लिए सहमत हुए, जिसमें उन्होंने इसी कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लिए और दवा के 1 लाख पैकेट को गोदाम में रखने के बाद परजीवी को पानी में छोड़ दिया। इस वजह से गर्मियों में सैकड़ों की संख्या में लोग संक्रमित हो गए, क्योंकि वे छुट्टियों के लिए नदियों में नहाने गए थे। वैज्ञानिकों में से एक ने तब ऐसा व्यवहार किया जैसे इस दवा द्वारा उसका इलाज किया गया हो। इस बारे में जानने के बाद जाय पिल तुरंत अपने भाई को उस गोदाम में जाने के लिए बुलाता है, जहां शोधकर्ताओं ने बाकी दवाओं को छिपा दिया था। दोनों भाइयों को दवाइयां मिल जाती है, लेकिन किसी ने गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया और इमारत में आग लगा दी। दोनों वहां से बचकर निकल आते हैं, लेकिन सारी दवाएं इमारत के साथ जल गईं और जिस शोधकर्ता ने उन्हें इमारत के बारे में बताया, उसकी एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी जाती है। लेकिन जाय ह्यूक हार नहीं मानता और जब उसे अचानक केमिस्ट्री के अपने ज्ञान के आधार पर पता चलता है कि जब वो विंडजेल के समान एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ एक दवा बना लेता है, तब वो अपने परिवार का इलाज करने में सफल हो पाएगा। फिर जरूरी नहीं कि विंडजेल की ही जरूरत हो। यॉन जू ने जाय ह्यूक की मदद में अन्य फार्मा कंपनियों को जोड़ा। जाय पिल को उनके सहकर्मी फोन करके बताते हैं कि आग लगाने वाला शख्स वही होता है जिसने वर्म वायरस बीमारी से ठीक होने का नाटक किया था, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे पैसे मिले हुए थे। इस बीच जाय पिल के सहकर्मी फार्मा कंपनी की तलाश जारी रखते हैं और पता लगाते हैं कि मारा गया शोधकर्ता वास्तव में शोधकर्ता टीम का हेड और सीईओ का करीबी दोस्त था। अन्य शोधकर्ताओं पहले ही देश छोड़कर भाग चुके थे। प्रधानमंत्री ने कंपनी को खरीदने के लिए सीईओ की पेशकश को स्वीकार कर लिया। हालांकि जैसे ही प्रधानमंत्री कागज पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं, उन्हें पूरी साजिश के बारे में बताया जाता है और सीईओ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाय ह्यूक और अन्य फार्मा कंपनियां एक इफेक्टिव दवा बनाने और सभी का इलाज करने के लिए एक टीम में शामिल हो गईं। कुछ महीने बीतने के बाद जाय ह्यूक और उनका परिवार एक मनोरंजन पार्क में समय बिता रहे हैं। जाय ह्यूक का सुझाव है कि परिवार एक साथ विदेश में छुट्टी पर जाए जहां कई सारी फार्मा की शॉप्स हो। जाय ह्यूक अचानक मुड़कर देखता है और फिल्म न्यूयॉर्क हार्बर में तैरते हुए एक मृत शरीर के दृश्य के साथ समाप्त होती है। इस तरह के और वीडियो देखने और हमारे चैनल को मदद करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।